नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 2014 में भी प्रधानमंत्री बने थे, मोदी 2019 में भी प्रधानमंत्री रहे और मोदी 2024 में भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन विपक्ष बहुत प्रसन्न है, सिर्फ इसलिए कि उसने 400 पार करने निकले मोदी के अश्वमेघ के घोड़े को बांधने में कामयाबी पाली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की खुशी का अलग ही कारण है। उसे आखिरकार 10 साल बाद भी भले ही प्रधानमंत्री ना मिला हो, लेकिन उसने नेता प्रतिपक्ष का रुतबा तो पा ही लिया। दरअसल मोदी का अश्वमेघ का घोड़ा अगर विपक्ष के काबू में आया तो उसमें विपक्ष की वीरता कम, घोड़े का आलस ज्यादा रहा। सत्ता पक्ष को अति आत्मविश्वास और मोदी नाम केवलम के चलते ही नुकसान हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ, चुनाव खत्म हुए, परिणाम आए। विपक्ष हार कर भी खुश है, तो वहीं मोदी की तीसरी बार सरकार बनने पर भी सत्ता में खुशी और उत्साह कम ही नजर आ रहा है। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी भी जानते हैं इस बार उनकी राह आसान नहीं होने वाली। जिन कड़े फैसलों के लिए मोदी जाने जाते हैं, वही फैसले इस बार उनके गले की फांस बनने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए मुस्लिम कोटा। मुस्लिम आरक्षण का मोदी ने किया है विरोध। धार्मिक आधार पर दिया गया आरक्षण बात कर मोदी ने चुनावों में किया है विरोध। आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम कोटा लागू है। पिछली सरकार के समय लागू किया था चंद्रबाबू नायडू ने। नायडू का वादा था कि मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा। नायडू कोई कानून नहीं बनाने देंगे जिससे मुस्लिम आरक्षण कोटे में कोई बाधा आए। नायडू को मिल सकता है नीतीश कुमार का साथ। आंध्र प्रदेश में नायडू की टीडीपी को इस बार भारी समर्थन मिला है और वहां बीजेपी भी नायडू सरकार में सहयोगी है। अब देखना ये होगा मोदी इस गले में फंसी हड्डी को कैसे निगलते हैं या उगलते हैं। बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है समान नागरिक संहिता को लागू करना। हालांकि इस मुद्दे को बीजेपी ने उत्तराखंड में लागू कर दिया है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने में गठबंधन सरकार को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। बीजेपी के 3 मुख्य मुद्दों में से एक यही मुद्दा बचा है। मोदी ने अब तक लागू नहीं किया था ये मुद्दा। कॉमन सिविल कोड तीसरे टर्म के लिए छोड़ रखा था। यूसीसी भी मुसलमानों और ईसाइयों से जुड़ा है। एनडीए सरकार में इसे लागू करना संभव नहीं होगा। एनआरसी का भी मुस्लिम विरोध कर रहा है। नायडू और नीतीश चाहेंगे कि एनआरसी पर बात ना हो। चुनावों में अमित शाह ने बार बार कहा था कि एनआरसी को देश भर में लागू किया जाएगा और जल्द ही लागू किया जाएगा, लेकिन लगता है गठबंधन की मजबूरियों के चलते ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में ही रहने वाला है। एक और मुद्दा जिसने उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी की हवा निकाली, वो है युवाओं से जुड़ा अग्निवीर। इस मुद्दे पर भी सहयोगी दलों की राय बीजेपी से अलग ही रही है। जेडीयू ने अग्निवीर हटाने का वादा किया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पुनर्विचार की मांग रख दी है। चुनाव नतीजों पर इस योजना का दिखा असर। क्या सरकार इसे लेगी वापस, जैसे कृषि कानून लिए थे वापस, या फिर इस योजना में होगा बड़ा बदलाव? बहरहाल ये तो तय है कि अग्निवीर योजना अपने मौजूद स्वरूप में तो लागू नहीं रहने वाली। अब चाहे सरकार इसे वापस ले या फिर इसमें इतना बदलाव कर दे कि ये सहयोगी दलों को स्वीकार हो जाए। इसके बाद सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर सरकार को परेशानी होने वाली है वो है परिसीमन या डिलिमिटेशन। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति में दो हाथ देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले 1973 में हुआ था परिसीमन। 1973 में अगले 50 सालों के लिए लोकसभा की सीटें सील कर दी गई थी। 50 सालों में देश की आबादी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। अगला लोकसभा चुनाव डिलिमिटेशन के बाद होना है। मोदी सरकार ने नया संसद भवन बनाकर बढ़ी सीट की कर ली है तैयारी।
लोकसभा की 33% सीटें बढ़ेंगी, जिन पर महिलाएं ही चुनी जाएंगी। परिसीमन आबादी के अनुसार होगा। दक्षिण भारतीय राज्य डिलिमिटेशन का कर रहे विरोध। डिलिमिटेशन में दक्षिण भारत की सीटें नहीं या कम बढ़ सकती हैं। उत्तर भारत की सीटें काफी बढ़ जाएंगी। दक्षिण भारतीय राज्यों की मांग अनुपात में हो परिसीमन। इस मुद्दे पर अगर मोदी सरकार फंस गई तो आंध्र के सहयोगी नायडू आखिरकार तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे। ऐसे में यहाँ भी मोदी का फंसना तय है। फिलहाल तो मोदी 3.0 की ये पंच परेशानियां सिर्फ उनके लिए परेशानी ही नहीं, बल्कि गठबंधन चलाने का लिटमस टेस्ट भी होगी। एसएन द्विवेदी के साथ डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।